Hello Astrid. है बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार कुछ देर पहले ही मेटल एंड नॉन मेटल के वन शॉट वीडियो आया था, रिवीजन वीडियो। आई होप आपने वो रिवीजन कर लिया होगा ये चैप्टर। नाउ दैट्स द टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग। तो यार इस वीडियो में मेटल एंड नॉन मेटल जो है क्लास 10th का एमसीक्यू क्वेश्चन, एसेशन रीजनिंग और केस बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये जो बैच है स्पेशली डिजाइन्ड है यार क्लास 10th वाले बच्चों का जो टर्म 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो भी एमसीक्यू वगैरह मैं आपके सामने करा रहा हूं, है ना, वो पूरा का पूरा टर्म 1 के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। ठीक है, जो पार्ट डिलीटेड है उस पार्ट से कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। साथ ही साथ यार टर्म 1 के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस बुक, क्वेश्चन बैंक वगैरह भी अपने वेबसाइट पे अपलोड कर रखे हैं। आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा चीपेस्ट प्राइस में मिल रहा है। और अगर वो सब कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए तो बस वही यलगार बैच में का जो फायदा है आपको पता होगा, पुराने वीडियो से साथ जुड़े हो तो आइडिया होगा। नहीं आइडिया है तो बता दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करना है। ये चैप्टर पहले पढ़ लो, एक कोर्स एनरोल करोगे, उस कोर्स में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को अटेंड करना है, पास होना है, एक ही चांस मिलेगा, दोबारा नहीं दे पाओगे। पास होना है एक ही चांस में, इसलिए अच्छे से पहले वीडियो देख लो, एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, देन आफ्टर आप उस क्विज को देना। उससे एक सर्टिफिकेट इश्यू होगा, उस सर्टिफिकेट को आपको शेयर करना है आपको अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे विथ #एडुग्रोन और #यलगार। ठीक है, साथ ही साथ आप हमें भी अपना जो सर्टिफिकेट है उसको सेंड करो अपनी मेल आईडी से, हमें support@edugrown.in पे मेल करना है। ठीक है, तो हमारी टीम आपको खुद कांटेक्ट करेगी और आपको 100% तक का कूपन देगी या फिर कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल आपके टर्म 1 से रिलेटेड आपको दिया जाएगा। आप फ्री में उसको एक्सेस कर पाओगे, जो भी हमारा पेड कंटेंट है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल पाएगा। तो यार ये है असली यलगार बैच का पावर। आई होप आपको ये पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है यलगार बैच का पसंद आ रहा होगा। अपने दोस्तों को बोलो कि यार जुड़े हमसे, जो भी नहीं जुड़े हैं, जो नहीं जानते हैं एडुग्रोन को, तो उन्हें बोलो कि यार ज्वाइन करें फ्री ऑफ कॉस्ट में। यार काफी लोग इसके लिए पैसे ले रहे हैं। ठीक है, हम ये पूरा कोर्स, ये पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लॉन्च किए हैं। आई होप यार आप सपोर्ट करोगे इसको। ठीक है, ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो, आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग चीजें हम लेकर आते रहेंगे एट चीपेस्ट प्राइस या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो यार लेट नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री, मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10th का साइंस है। ठीक है, हम यहां पे क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो पहले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, कुछ एसेशन रीजनिंग और कुछ केस स्टडी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, और ये पूरा टर्म 1 एग्जाम के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, तो डोंट वरी, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बिल्कुल देखो यार, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, और आपको साथ में मेरे प्रैक्टिस करते रहना। एक बार बच्चा लोग मेरी बात मान के प्रैक्टिस कर लो, दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपके एग्जाम तक, है ना। क्या करना है आपको, जस्ट जब भी कोई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है ना तो वीडियो को पॉज कर दो, क्योंकि अपन इतना रुक रुक के पढ़ाएंगे ना, आपका वेट करेंगे आपके कमेंट का, तो बहुत सारा वीडियो लेंदी हो जाएगी, आप खुद बोर हो जाओगे, मन नहीं करेगा। तो मैं चीजें बताते चलूंगा, आपको जैसे क्वेश्चन मिले आप तुरंत वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा सा रुको और तुरंत कमेंट करो। एक्टिवनेस होना चाहिए, या तो कमेंट करो या तो क्वेश्चन लिखो और उसका आंसर लिख लो डायरेक्ट। ये दो काम करो, या तो तुरंत क्वेश्चन देखो और जो आंसर है उसको तुरंत कमेंट करो, एक्टिवनेस दिखाओ, या फिर अपने एक बुक ले लो, क्वेश्चन जो आ रहा है क्वेश्चन लिखो और तुरंत उसका आंसर लिखो। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से, और ट्रस्ट मी गाइस, एक बार बस ऐसा करना है, लॉन्ग टर्म तक आपको ये सब चीजें याद रहेंगी। ठीक है, चलिए लो यार, अब वीडियो भी अटक जा रही है, मतलब टेक्निकल इशू बहुत ज्यादा आ रहा है, बट अपन हार नहीं मानेंगे। अपन ये जो बैच है इसको करने के बाद ही मैं कुछ ठीक वगैरह कराऊंगा, अपना लैपटॉप कंप्यूटर जो भी सिस्टम है उसके बाद ही अपन ठीक करेंगे। अभी तो कुछ नहीं, ये बैच को खत्म करना है किसी भी हाल में, है ना। तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, थोड़ा बहुत तो फंसता ही है, क्या कर सकते हैं, है ना। चलो, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर।
ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? ज्यादातर जो नॉन मेटल होता है बच्चा लोग, हम जानते हैं ज्यादातर जो नॉन मेटल होता है वो सॉलिड या गैसेस स्टेट में होता है, तो लिक्विड स्टेट में ऐसा। तो यार इनमें ऑप्शन है मरकरी, मरकरी तो मेटल है तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, मरकरी तो मेटल है। कार्बन ये नॉन मेटल है बट ये सॉलिड स्टेट में रहता है या गैस स्टेट में रहता है। हीलियम ऑल्सो अ मेटल। सो ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है यही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब मेरा माथा खराब हो रहा है, कसम बता रहे, इसी बार बार फंस जाती है वीडियो, क्या करे जाए यार। ओके डोंट वरी, डिस्टर्ब नहीं होना, अपने को तो चलते रहना है। सो द नंबर ऑफ प्रोटोन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ए इज 19। तो यार देखो एक एलिमेंट है ना, एलिमेंट ए उसके अंदर जो प्रोटोन है वो कितने हैं? 19 प्रोटोन है। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आयन ए प्लस इज, हमें पता है यार जो भी हमारे एटम्स होते हैं ना, जो भी हमारे एटम होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटोन दोनों बराबर होते हैं अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, ठीक है। और जे थॉमसन के द्वारा कहा गया था ये चीज कि एटम जो होते हैं ना उनके अंदर न्यूट्रल होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, है ना। इस रिस्पेक्ट से देखा जाए तो प्रोटॉन, अगर एलिमेंट ए है जिसमें प्रोटॉन 19 है तो भाई इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे। बहुत बच्चे लोग देखो 19 ऑप्शन में है, ये टिक करके आ जाएंगे, बट दिस इज रॉन्ग आंसर, ये गलत हो जाएगा। हमें ये नहीं पूछा, हमें पूछा है ए प्लस आयन, है ना। हम एलिमेंट ए है उसमें तो 19 प्रोटॉन है, बट ए प्लस में कितने हैं? तो एक प्लस का साइन यानी क्या हो रहा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है ना। मेटल एंड नॉन मेटल में रिवीजन हमने किया था कि अगर किसी के ऊपर प्लस साइन लग रहा है यानी उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव पावर निकल रही है, तभी तो उस घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो उस घर से निगेटिविटी निकल रही है इसलिए उस घर की पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो उसके ऊपर +1 लगा। अब यहां पे एक ही प्लस है यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो यहां पे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। सो द आंसर इज 18 इज द राइट आंसर, ठीक है। ध्यान रखना यहां पे लिखा हुआ है आयन ए प्लस, ना कि ए का पूछा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है? जल्दी बताइए, ब्रोमीन, मरकरी, आयोडीन या पोटेशियम? यस द आंसर इज मरकरी, ठीक है। फोटो तो दिख ही रहा होगा, तुरंत आंसर दे रही होगी अभी तक तो। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन दिस रिएक्शन, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म क्या? प्लस H2O। क्या बनेगा भाई? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस है, तो यहां पे क्या बनेगा? जल्दी बताओ। सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम ऑक्साइड या सोडियम एल्यूमिन, इस तरीके से क्या बनेगा बताओ भाई, है ना। तो देखो यार ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है बच्चा लोग, ये एम्फोट्रिक नेचर का होता है, एम्फोट्रिक नेचर का होता है यानी एसिड भी और बेस भी। तो ये क्या है? ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और ये मान लेते हैं ये एसिड है। तो एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ये देखो ये फिगर आपको याद करना, मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया था। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली? क्या था? फिर भी क्यों मिली? कौन सी? ऑडी, है ना। देख लेना, फिर भी क्यों मिली? सिल्वर ऑडी, है ना। ये मैंने ट्रिक बताया था पढ़ाने टाइम पे। तो कह रहा है कि इसमें से रिएक्टिविटी सीरीज कौन सी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? तो यहां पे देखो मैग्नीशियम देखा जाए तो मैग्नीशियम कहां है? ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा। फिर है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के बाद नीचे है एल्यूमिनियम। फिर है जिंक, ऑफ कोर्स जिंक, ये रहा। जिंक के बाद आयरन। तो यार ये तो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी है। रिएक्टिविटी पहला ऑप्शन ए तो सही लग रहा है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, मैग्नीशियम है, फिर मैग्नीशियम के बाद जिंक है, ठीक है। ये भी जिंक के बाद एल्यूमिनियम है ऊपर, नहीं ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर एल्यूमिनियम है और जिंक है, एल्यूमिनियम यहां है, जिंक यहां है, ठीक है। फिर आयरन आ जाता है, आयरन भी ठीक है। फिर मैग्नीशियम, ये भी गलत हो गया, फिर से ऊपर चला जा रहा है। मैग्नीशियम, आयरन, ये तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो ऑप्शन ए इज राइट है। सबसे ज्यादा मैग्नीशियम रिएक्टिव है, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक एंड फिर आयरन। तो ये एकदम डिक्रीजिंग ऑर्डर सही ऑर्डर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट,
दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और आयरन। क्या होगा? तो देखो यार क्या कह रहा है कि एक ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद वो बहुत, उसकी जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा हाई हो जाती है ना, और ये जो कंपाउंड है वो वाटर में भी सोल्यूबल हो जाता है। तो यहां पे देखो यार, सिलिकॉन तो कोई कह ही नहीं सकते, आयरन तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है, तो यहां पे नॉन ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेगा, तो मतलब रिएक्ट तो करेगा बट यहां पे मेल्टिंग पॉइंट नॉन मेटल की उतनी ज्यादा होती नहीं है, तो कार्बन भी नहीं होगा। यहां पे कैल्शियम एक ऐसा मेटल है ना, जो ये काम करता है। आपको पता होगा कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम है ना, चूना पत्थर इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी बच्चा लोग, जब ए बी और सी के साथ रिएक्ट करता है तो बन जाता है AC और B बेचारा अलग हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि A is more reactive than B। जब A B से ज्यादा रिएक्टिव होता है तभी तो उसको डिस्प्लेस कर पाएगा। तो यहां पे देखो NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन विथ एल्यूमिनियम मेटल, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन विथ सिल्वर मेटल, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विथ कॉपर मेटल। भाई देखो यार क्या हो जाएगा। तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगा तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पे कॉपर रिएक्ट विथ AgNO3 है ना, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag। देन क्या करेगा, Ag को डिस्प्लेस कर देगा, बढ़ जाएगा कॉपर नाइट्रेट और Ag बेचारा अकेला हो जाएगा। तो यही एक सही कंडीशन है, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट एंड मेक अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो ऑप्शन डी इज द राइट। बाकी सबको देख लो, यहां पे आयरन सिल्वर इज यस, सिल्वर नो, यहां पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि सिल्वर इज लो रिएक्टिव देन आयरन। यहां पे एल्यूमिनियम इज आल्सो लो रिएक्टिव, कॉपर इज आल्सो लो रिएक्टिव देन सोडियम। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यार रिएक्टिविटी सीरीज पे ना जम के एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है कि विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबुंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। बताओ भाई, मोस्ट एबुंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और आयरन। द आंसर इज एल्यूमिनियम। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला आगे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएक्टेंट विल गो अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेगा भाई वहां पे रिएक्टिविटी आ जाएगी। तो देखो यहां पे कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन, तो कैन आयरन डिस्प्लेस कॉपर। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे, कहां है भाई रिएक्टिविटी सीरीज का हमने क्वेश्चन लगाया था, तो आयरन और कॉपर देखो, तो आयरन है यहां पे और कॉपर कहां है भाई, कॉपर है यहां, तो कॉपर तो नहीं कर पाएगा। तो पहला ऑप्शन तो किसी हाल पे होना ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा आयरन और जिंक का, ये भी पॉसिबल नहीं है। आयरन और मैग्नीशियम का, ये भी पॉसिबल नहीं है। कैल्शियम और आयरन का, बताओ भाई, है ना, ये ऑप्शन भी, कैल्शियम ऑल्सो नॉट, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि आयरन इज लो रिएक्टिव देन कैल्शियम। तो भाई सब गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं क्या अपन? जरा देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज फिर से एक बार। तो देखो आयरन कहां पे है, आयरन ये रहा, तो आयरन कितने नंबर पे है देखा जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे है आयरन। और क्या था भाई, और कॉपर, कॉपर कितने नंबर पे है, कॉपर कहां है भाई, कॉपर है यहां, कॉपर। तो यार आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ऑफ कोर्स इट कैन डिस्प्लेस कॉपर सल्फेट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है आयरन, सो इट कैन डिस्प्लेस। तो पहले वाला आंसर ही सही हो जाएगा। भैया मेरे से भी गड़बड़ी हो रही थी, तो रिएक्टिविटी सीरीज देखो, अगर भूलोगे तो फिर क्वेश्चन गड़बड़ी होती जाएंगे, तो अच्छे से समझ के चलना करना। आगे चलते हैं। तो देखो एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो कुकिंग यूटेंसिल के लिए ज्यादातर हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गुड थर्मल कंडक्टिविटी होता है एल्यूमिनियम का, गुड इलेक्ट्रिकल से यूटेंसिल का क्या लेना देना, डक्टिलिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट। बताओ भाई क्या हो जाएगा? तो यार यहां पे आंसर होना चाहिए कि पहले तो जो एल्यूमिनियम है, यस गुड थर्मल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल
ठीक है इलेक्ट्रिकल का, बट यहाँ पे यूटेंसिल में लेना देना नहीं। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी में हम अगर ज्यादा रहेगी तो फिर तो हमारा यूटेंसिल हमने घींचा तो यूटेंसिल का शेप ही चेंज होने लग गया, तो ऐसा यूटेंसिल किस काम का। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोर्स, क्योंकि हम उसको आग पे चढ़ाते हैं, खाना बनाते हैं, तो अगर वो कम लो मेल्टिंग पॉइंट हो तो वो तो पता चला कि आलू की सब्जी बना रहे हैं तो पिघल गया वो भी हमारा, है ना, मिक्स होके आएगा, फिर आप खाओगे एल्यूमिनियम दबा दबा के। सो हाई मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए, है ना, एक गुड थर्मल कंडक्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी आप यूटेंसिल की तरह यूज कर पाओगे। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग दिस मेटल। इन मेटल में पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, सबसे पुअर हीट कंडक्टर? सोडियम, कैल्शियम, मर्क्यूरी या लीड? सो द करेक्ट आंसर इज लीड। लीड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग ऑल दिस मेटल। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो स्ट्रिंग लगाते हैं या फिर जो मेटल का यूज करते हैं उसका क्यों किस लिए यूज करते हैं? ताकि बजाने पे साउंड ज्यादा निकले। और साउंड की प्रॉपर्टी यानी मेटल की में साउंड की प्रॉपर्टी यानी सोनरस प्रॉपर्टी। तो मेटल की सोनरस प्रॉपर्टी की वजह से हम उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं मेटल्स को। ठीक है, सोनरस यानी साउंड प्रोड्यूस ज्यादा करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नॉन मेटल फ्रॉम फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड बिकॉज दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड तो हमारे इस चैप्टर में है ही नहीं, फिर भी ये क्वेश्चन आ गया है, कहीं से टपक गया है हमारा। आयोनिक बस हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हमने देखा था कि आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है। आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है भाई? आयोनिक कंपाउंड बनता है कंप्लीट ट्रांसफर, है ना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। और वहीं हमने थोड़ा बहुत हिंट आपको दिया था कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनता है, कि शेयरिंग ऑफ, है ना, यहां पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर देते हैं, यहां पे जस्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग किया जाता है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विथ क्लोरीन। यस, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, याद रखना, आयोनिक कंपाउंड में कंप्लीट ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन का, और कोवेलेंट में जस्ट शेयर करते हैं, ट्रांसफर नहीं करते हैं, है ना। तो वैसे ये टॉपिक तो नेक्स्ट चैप्टर का है, बट अगर कहीं से गलती से क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टरस। ऐसा ज्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं वो चमकते नहीं है, कुछ एक आध दो नॉन मेटल को छोड़ के। एग्जांपल आएगा उसमें आयोडीन। आयोडीन ये देखो भाई, नमक का टुकड़े चमकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एग्जांपल ऑफ एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। एम्फोट्रिक ऑक्साइड जब हम पढ़ रहे थे, एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? ऐसे मेटल या नॉन ऐसे मेटल, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनका ऑक्साइड जो होता है ना वो एम्फोट्रिक की तरह बिहेव करता है, यानी वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाता है, दोनों की तरह बिहेव करता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो याद करो, मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात किया था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो यार आपको पहले वन शॉट वीडियो कंप्लीट करना है, तभी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे, अदरवाइज दिमाग के ऊपर चीजें निकलती जाएंगी, समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए यार ये जो यलगार बैच आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया ना, इसमें इसीलिए हम, क्योंकि ये सब चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ा चुका है। आप हमारी चैनल का प्लेलिस्ट चेक करोगे ना तो हर चैप्टर को हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। फिर भी हमारे टीचर्स, हम आपके लिए फिर से वन शॉट वीडियो बना रहे हैं हर चैप्टर को, क्योंकि टर्म 1 में काफी सारी चीजें हटी हैं, उसके अकॉर्डिंग यार हम इतना मेहनत करें तो आपका फर्ज तो बनता है कि यार उस चीज को देखो। तो वन शॉट वीडियो जो बन रहा है हर चैप्टर का, उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बहुत है टर्म 1 के लिए, इतना बेनिफिट बहुत है, समझ लीजिए। इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टर्म 1 में अच्छा खासा नंबर स्कोर कर पाओगे। ठीक है, चलो यार आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इज 12। ठीक है, एलिमेंट एक्स जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू एक्स। ओके यार, ये क्वेश्चन कहां से आ गया है? एमसीक्यू में क्यों डाल दिया गया? ये सब जो अगला जो पीरियोडिक टेबल वाला जब चैप्टर वगैरह पढ़ोगे ना तब आएंगे ये क्वेश्चंस। ये इस चैप्टर में ये सब क्वेश्चंस का कोई लेना देना नहीं, तो डोंट वरी, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, है ना। तो पूछ रहा है कि बता देता हूं आंसर, अब आ ही गया अपने सामने। तो द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स इज 12, है ना, एटॉमिक नंबर 12। विच नियरेस्ट इनर्ट गैस, है ना, नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सा है? तो 12 देखो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के नियरेस्ट यानी 11 और 10 नियोन। नियोन सबसे पास है, नियोन, क्योंकि ये जो हमारे जो पीरियोडिक टेबल होता है इसका जो लास्ट वाला जो ये ग्रुप है ना, ये सारे नॉन इनर्ट गैस होते हैं।
तो मैग्नीशियम के सबसे पास नियॉन है, सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नाउ अमलगम इज एन एलॉय ऑफ, अमलगम किसका एलॉय होता है? जैसे स्टील किसका एलॉय है? स्टील एलॉय है, मेटल का, जिंक का, टिन का। इससे ये टॉपिक से भी क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि ये टॉपिक भी कट गया है ना, सिलेबस में नहीं है, तो डोंट वरी, है ना। वैसे बता देते हैं अमलगम इज ए एलॉय ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। ये टॉपिक भी सिलेबस से काट गया है, मेटल किस तरीके से बनता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एलॉय वगैरह पार्ट कट हो गया है सिलेबस से, तो डोंट वरी, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ये टॉपिक। अगला है कि विच मेटल ओनली रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था पूरा मस्त एक ग्राफ टेबल दिखाया था कि कौन सा मेटल गर्म पानी से रिएक्ट करता है, ठंडा पानी से, स्टीम से, बताया था मैंने बहुत अच्छे से। तो बताओ यार इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है, एल्यूमिनियम, आयरन, सोडियम और मैग्नीशियम, कौन सा ऐसा आयरन मेटल है जो कि गर्म पानी से सिर्फ रिएक्ट करता है? So yes, the answer is magnesium is only metal that react with hot water. चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि we know that, हमें ऑलरेडी पता है कि metal react with dilute acid to give salt देता है और हाइड्रोजन गैस देता है, बट कुछ ऐसे मेटल हैं, सॉरी, सच एज कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड हो गया, डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, से रिएक्ट नहीं करता है। देन विच टाइप ऑफ मिक्सचर कैन डिसॉल्व, इनको फिर किस तरीके के मिक्सचर, किस तरीके के सॉल्यूशन इनको डिसॉल्व कर पाएगा? वन शॉट वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने बताया था, कैसे क्या होता था एक्वारिजिया सॉल्यूशन के बारे में, है ना। इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्क नाइट्रिक एसिड HNO3 को हम 3:1 में मिक्स करते हैं, तो बनता है एक्वारिजिया सॉल्यूशन, और ये इन मेटल्स को भी समझ लो डिसॉल्व कर देता है। सो एक्वारिजिया इज द राइट आंसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। मेटल ऑक्साइड नेचर्स आर, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उसका नेचर कैसा होता है? हमें पता है बेसिक नेचर होता है, ठीक है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओहो, एसेशन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। आइडिया है ना कि एसेशन रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं, तो देख लो। एसेशन रीजनिंग में क्या रहता है बच्चा लोग, कि एक एसेशन रहता है और उसका कुछ रीजन बताया जाता है, और हर एसेशन रीजनिंग में ये कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। अरे यार एक ऑप्शन गायब है, A B C D, अच्छा है तो यहाँ पे, अच्छा ये इसी में मिक्स हो गया है। देखो यार ये 5 ऑप्शन मिलते हैं आपको, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D और ये ऑप्शन E, ठीक है, 5 ऑप्शन मिलता है। तो पहला देखो क्वेश्चन है कि जिंक ऑक्साइड इज एम्फोट्रिक नेचर, तो जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड जो वो एम्फोट्रिक नेचर का होता है। यस, एक तो जिंक ऑक्साइड और एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जो दोनों जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के, ये एम्फोट्रिक नेचर बिहेव करते हैं, यानी एसिड और बेस दोनों की तरह। तो एसेशन तो सही है, इसका रीजन क्या बताया जा रहा है ये देखते हैं। रीजन बता रहा है कि जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। यस ऑफ कोर्स सही है, तो यहां पे ऑप्शन में आप टिक कर सकते हो कि बोथ एसर्शन और रीजन जो है वो सही है, और जो रीजन बताया जा रहा है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखो अब अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड। मैग्नीशियम Mg+Cl2- is a ionic compound. Yes, it is a ionic compound because it can complete donate electron from one atom to another to form magnesium chloride. वन शॉट वीडियो में मैंने NaCl का एग्जांपल देके समझाया था। आई होप वो चीज याद होगा तो आप ये भी कर पाओगे क्वेश्चन। ठीक है, रीजन बता रहा है कि मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट बाय म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, यही तो होता है आयोनिक कंपाउंड। तो ऑफ कोर्स इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा कि बोथ एसेशन एंड रीजनिंग सही है, और जो रीजन बताया जा रहा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रुकना नहीं है, ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन करते जाना है, प्रैक्टिस एकदम। ठीक है, चलो अगला है, जिंक कैन इजिली डिस्प्लेस कॉपर ऑन रिएक्टिंग विथ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कह रहा है कि जिंक यानी Zn, जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, है ना, और बोल रहा है तो बन जाएगा क्या, जिंक सल्फेट। मतलब होगा क्या, पहले तो चेक करो कि क्या जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है। तो ऑफ कोर्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन इट फॉर्म जिंक सल्फेट, और कॉपर बेचारा अकेला हो जाएगा। तो एसेशन तो सही है। रीजन क्या बताया जा रहा है इसके पीछे का, कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन मेटल एज कंपेयर टू जिंक। अबे पागल, अगर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होगा तो फिर वो तो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट ये होगा ही नहीं, नो रिएक्शन होगा। यहां पे क्या है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, ये है ना। सो रीजन तो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन सी टिक कर दिया जाए कि एसेशन सही है बट जो रीजन है वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है एक और एसएसआर रीजन आ रहा है कि एनोडाइजिंग इज अ मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम कोरोजन। एनोडाइजिंग, जब अपन एक्वारिजिया पढ़ा रहा था, मैं तो एक्वारिजिया जब पढ़ा रहा था उसके पीछे एक, उसके ऊपर में ही एक और बॉक्स था जिसमें एनोडाइजिंग के बारे में बताया गया था। आई थिंक मैंने वन शॉट वीडियो में शायद इस चीज को मिस कर गया था, तो याद रखना। यस, एनोडाइजिंग क्या होता है, मेटल को कोरोजन फ्री करने के लिए बनाया जाता है। मेटल के ऊपर कोटिंग कर देते हैं जिंक की या फिर एल्यूमिनियम की, जिससे क्या होता है मेटल इजिली जंग नहीं लगता है, उस पर कोरोजन नहीं होता है। रीजन बताया जा रहा है कि एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ लेयर ऑफ जिंक। हाँ सही है, तो क्या हो जाएगा, एनोडाइजिंग इज मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम कोरोजन। और इसका रीजन इसे बता रहा है कि एनोडाइजिंग सेम चीज बता रहा है, रीजन बता ही नहीं रहा है। रीजन बताना चाहिए था ना कि जो एनोडाइजिंग में जो हम मेटल का यूज करते हैं लाइक जिंक हो गया, है ना, ये सब क्या कैसे मेटल होते हैं, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो हम जिंक ऑक्साइड बनाते हैं, देन फर्दर वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। सो ऑप्शन सी आप यहां पे सही करोगे। एसेसन तो सही है बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें भी सेम चीज बताया जा रहा है कि एनोडाइजिंग प्रोसेस है, इसको आयरन पे कोटिंग करते हैं जिंक का, सेम प्रोसेस बता रहा है, रीजन नहीं दे रहा है कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, चलो अगला है, अगला एक और क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। अच्छा, मेटल ऑक्साइड तो बेसिक नेचर के होते हैं, फिर ये एसिडिक नेचर कैसे हो गए? आगे रीजन बता रहा है कि एम्फोट्रिक नेचर मींस द सब्सटेंस हैव बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। तो यार ऑप्शन ए यहां पे सही लग रहा है मेरे को। क्यों? क्योंकि यस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो होते हैं वो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, होना चाहिए बेसिक, बट ये एम्फोट्रिक नेचर के होते हैं, यानी एसिड और बेस दोनों होती है इनकी प्रॉपर्टी। सो सेकंड में बता भी दे रहा है, रीजन भी बता रहा है, इसलिए ये एसिडिक है क्योंकि ये एक एम्फोट्रिक नेचर बिहेव करते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो एक केस स्टडी बेस्ड का एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, इसको देखते हैं कैसे करना है। तो यार बच्चा लोग देखो, केस स्टडी का क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन आएगा आपके सामने, है ना, लंबा चौड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल विथ ऑक्सीजन, water, acid as well as displacement reaction, the metal have been arranged in the decreasing order of their reactivities. ठीक है, this arrangement is known as activity series। याद है ना, एक्टिविटी सीरीज कहते हैं और रिएक्टिविटी सीरीज भी कहा जाता है मेटल के। The basic of reactivity is the tendency of metal to lose electron। तो ये जो रिएक्टिविटी है इसका मतलब क्यों इसको यहां पे रखा गया है, क्यों इस गोल्ड को नीचे रखा गया है, ये सब डिपेंड करता है कि मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसिटी क्या है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी जल्दी रिएक्टिविटी करेगी, है ना। तो देखा जाए तो गोल्ड के रिस्पेक्ट में पोटेशियम ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना, इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। Now, if a metal can lose electron easily to form positive ion, it will react rapidly, है ना, rapidly with other substance। एकदम सही चीज बोल रहा है। Therefore, it will reactive metal, of course. On the other hand, if metal loses electron less rapidly to form positive ion, it will react slowly with other substance. Therefore, such a metal have less reactive, है ना। ओवरऑल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बता रहा है ये जो केस स्टडी है, और इसमें बता रहा है कि वो मेटल, है ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ भी इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। और वो मेटल जो कम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी भी कम होगी, जिसकी वजह से वो कम रिएक्ट करेगा। ऐसे मेटल्स को अगर अरेंज किया जाए टू टॉप टू लो, हाई टू लो, ठीक है, तो एक सीरीज बनती है जिसे हम इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। नाउ ये रिएक्टिविटी सीरीज को आंख में बसा लो क्योंकि इस पे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से, तो यहां पर देखो हाइड्रोजन कहां है भाई, यहां ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से नीचे क्या क्या है, आयरन है, टिन है, लीड है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। और देखते हैं ऑप्शन में, तो कॉपर है, जिंक, मैग्नीशियम और लीड। जिंक, मैग्नीशियम, लीड देखा जाए तो ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा जिंक और ये रहा लीड। लीड का है भाई, ये रहा नीचे लीड, लीड भी यहां है ना। और जिंक, मैग्नीशियम, अरे कहां पहुंच गए, जिंक, तो कॉपर तो ऊपर है तो कॉपर तो होगा नहीं। जिंक कहां है, जिंक देखो कहां है, जिंक भी हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम कहां है, मैग्नीशियम भी आयरन से इससे ऊपर है, हाइड्रोजन से, ये भी नहीं होगा। तो लीड, ऑफ कोर्स लीड देखो नीचे है, लीड हाइड्रोजन से लो रिएक्टिव है, ऑफ कोर्स ऑप्शन लीड इज द राइट आंसर। ठीक है,
चलो अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से इसमें कौन सा ज्यादा है? तो हाइड्रोजन से इसमें तो गोल्ड तो नीचे है ना। प्लेटिनम कहां है भाई? प्लेटिनम देखा जाए तो गोल्ड प्लेटिनम इसमें तो दिख ही नहीं रहा प्लेटिनम की पोजीशन। चलो ठीक है, नीचे ही रहेगा, गोल्ड प्लेटिनम सिल्वर नीचे ही रहेंगे। हाइड्रोजन से मरकरी देखते हैं, मरकरी कहां है भाई? मरकरी कहां है? मरकरी भी नीचे है। तो आयरन एक हाइड्रोजन से ऊपर क्या है? आयरन होगा कहीं, ये रहा आयरन, कहीं है दिख रहा आयरन? आयरन हाइड्रोजन से ये भी नीचे है। आयरन इज लो रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो आयरन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? मरकरी देखा जाए, मरक्यूरी कहां है? यहां पे मरकरी भी नीचे है, तो प्लेटिनम होगा क्या? तो देखो यार क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कौन कौन मेटल है इनमें से? तो गोल्ड नहीं है, गोल्ड लो रिएक्टिव मेटल है। आयरन इज ऑल्सो लो रिएक्टिव मेटल है ना। यहां पे हाइड्रोजन ऊपर है और यहां आयरन नीचे है, तो आयरन इज ऑल्सो लो रिएक्टिव मेटल है ना, आयरन भी नहीं हो जाएगा। मरकरी की बात करें तो मरकरी भी नीचे है हाइड्रोजन से, मरकरी भी कहां है भाई? मरकरी भी नीचे है। तो यार एक ये सब तो दिखना, प्लेटिनम के बारे में कुछ बताया नहीं गया है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो हो सकता है कि ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विग्रेसली विथ ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा जो ऐसा मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है? हमें पता है सोडियम है ना। सोडियम को हम लोग केरोसिन में डिप करके रखते हैं, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मिलते ही वो बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है। सो सोडियम इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमने जो केस स्टडी जो क्वेश्चन पढ़ा, ये रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जो चीजें पढ़ा, इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए। इसी तरीके से होता है केस स्टडी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अलग अलग चैप्टर से। ठीक है, तो बस बाकी आपको और भी केस स्टडी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वगैरह करना है, तो मैंने पर्टिकुलर इस चैप्टर पे स्पेशली चैप्टर वाइज टर्म 1 के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएसएन रीजनिंग और केस स्टडी बेस की एक बुकलेट रेडी किया है। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर परचेस कर सकते हो बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।